देखो पिछली क्लास में अपन ने वन डायमेंशनल बॉक्स देखा था। उसको थ्री डायमेंशनल बॉक्स में अपन ने जनरलाइज भी किया था। तो थ्री डायमेंशनल बॉक्स को अपन एंड कर रहे हैं आज। थ्री डायमेंशनल बॉक्स, तो पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स हमने स्टार्ट किया था और उसके कुछ रिजल्ट्स यहाँ तक आ गए थे। देखो कि अपन ने साई को माना था x, कोई x का फंक्शन, y कोई y का फंक्शन एंड z कोई z का फंक्शन। इस तरह से साई को अपन ने तीन फंक्शंस के टर्म में माना था। और फिर वेरिएबल के सेपरेशन मेथड से एक अपन ने देखा था ना भाई, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, उस मेथड से हमने तीन इक्वेशंस बना ली थी, जिसमें से पहली इक्वेशन थी d2x ओवर dx स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन थी d2y ओवर dy स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। एंड तीसरी इक्वेशन थी d2z dz स्क्वायर प्लस k3 स्क्वायर z इक्वल्स टू 0। तो इन x और y और z को सेटिस्फाई करने वाली ये तीन इक्वेशंस हैं और इन तीन इक्वेशंस के सॉल्यूशन जो है वो ही x y z होंगे। ठीक है, तो अब इनके तीनों के सॉल्यूशन मैंने आपको करने के लिए बोले थे और आप में से कर लिए होंगे कुछ लोगों ने, जिन्होंने नहीं किए हैं या फिर जिनको नहीं समझ में आया है वो देखो अभी अपन इसमें बात कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन एग्जैक्टली वैसी ही हो गई है जैसी अपन ने वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए की थी या वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के लिए की थी। तो वहां पे कुछ ऐसी इक्वेशन आई थी d2 psi ओवर dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर psi इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने साई का निकाला था और वो आया था अपने पास √2/a साइन k x, या फिर इसको अपन लिखे थे n pi/a x। और फिर इनके सॉल्यूशन देखे थे अपन ने अलग अलग। अब यहाँ पे साई है और यहाँ पे x है, कभी y है कभी z है, तो क्या फर्क पड़ता है, x लिख देंगे किसी बार। अब ध्यान ये रखना है कि जब भी अपन अलग स्टेट के लिए अलग डायमेंशन के लिए बात करेंगे तो उस बॉक्स की डायमेंशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। देखो ये डायमेंशन क्या है, उसकी विड्थ है, ये चौड़ाई कितनी है वो है। अब अगर अपन इसको दूसरे बॉक्स के टर्म में ले रहे हैं तो यहाँ पे चौड़ाई चेंज हो जाएगी। ठीक है, हम क्यूब ले रहे हैं अगर, तो तीनों डायमेंशन सेम हो तब यहाँ पे सेम हो जाएगा। अगर हम क्यूब नहीं ले रहे तो फिर ये अलग अलग होगा। तो हम पहले अलग अलग करके करेंगे, फिर जनरलाइज्ड फॉर्म देख लेंगे, जनरलाइज्ड फॉर्म के बाद पर्टिकुलर फॉर्म देख लेंगे क्यूब के लिए। दूसरा, ये क्वांटम नंबर n जो है ये भी बदलेगा, क्वांटम नंबर भी बदलेगा क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में स्टेट्स अलग अलग हो सकती है, तो उस कारण से ये क्वांटम नंबर भी बदलेगा। n1 n2 n3 लिखेंगे और x की जगह एक बार x आएगा, एक बार y आएगा, एक बार स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। यहाँ पे भी क्यों ये यहाँ पे चेंज इसलिए होगा क्योंकि पहले साई जो है वो सिर्फ x का फंक्शन था, वो सिर्फ x डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा था, इसलिए अब साई जो है वो x y z तीनों का फंक्शन है, इसलिए पहले x आएगा एक बार y आएगा, एक बार z आएगा। तो इसका सॉल्यूशन जो है सिमिलर टू द सिचुएशन जो पिछली सिचुएशन थी उसी के अकॉर्डिंग। बड़ा क्वेश्चन आता है थ्री डायमेंशनल बॉक्स का, एक को सॉल्व कर दो, बाउंड्री कंडीशंस और वो सब कुछ लगा के बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी एंड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, x इज इक्वल टू a पे क्या होगा, वो सब करके इसको सॉल्व करना है अपने को। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, देखो x इज इक्वल टू √2/a sin n1 pi/a x। इसी तरह से इसका सॉल्यूशन भी लिख देंगे, ये होगा y, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे b आ जाएगा। ठीक है, एंड sin n2 pi/b और यहाँ पे y आ जाएगा। इसी तरह से z √2c sin n3 pi/c इंटू z। ये आपके पास तीन सॉल्यूशन आ गए। जैसे ये तीन सॉल्यूशन आए, इन्हीं से तो ये कंसिस्ट करके ये बना अपना
तो टोटल अपने पास जो साई है वो क्या हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन, उस पार्टिकल का टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, साई एक्स वाई जेड, ये क्या हो जाएगा, ये इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में अगर देखेंगे तो पहला कांस्टेंट वाला टर्म देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये तो हो गया 8, अपॉन में क्या होगा ए बी सी, तो ये ए बी सी। अब आगे वाले टर्म्स को कोई अपन जोड़ नहीं सकते, ये तो ऐसा कैसा आएगा, साइन n1 पाई अपॉन ए एक्स साइन n2 पाई अपॉन बी वाई इधर कट रहा है थोड़ा सा तो ये नीचे लिख देते हैं, साइन n3 पाई सी जेड, ये लो, ठीक है। अब देखो यहाँ इस रिजल्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, और वो है कि इसके एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या है। इसके एनर्जी आइगन वैल्यूज किस तरह से पता करें, तो वो पहले भी अपन ने निकाले थे, वो इन टर्म्स से आए थे कुछ अपने पास, या फिर यूं कहूं मैं ये k1 k2 k3 इनसे आए थे। ये बेसिकली यही है, k1 k2 k3 के वैल्यूज यही है, ठीक है। और स्टार्टिंग में अपन ने k1 को कुछ माना होगा यहाँ पे, डेफिनेटली वो k1 का वैल्यू अपने पास था 2m अपॉन h कट स्क्वायर, यही माना था भाई, इंटू ई, ये था। इसमें क्या चीज है जो वेरी करेगी, हाँ ये था, ये के था, ये जो इस इक्वेशन को अपन ने सोल्व किया था एकदम इनिशियल वाली, ये जो पूरी इक्वेशन आई थी एक, जिसमें यहाँ पे पूरा साई था, एंड फिर तो के का वैल्यू ये था, k1 का वैल्यू ये है, k2 का वैल्यू ये है, k3 का वैल्यू ये है। तो यहां देखो नाउ k1 इज इक्वल टू n1 पाई अपॉन a, ठीक है, और k2 अपने पास था n2 पाई अपॉन b, और इसी तरह से k3 अपने पास है n3 पाई अपॉन c, और k का वैल्यू जो है वो है k इज इक्वल टू 2m अपॉन h कट स्क्वायर e, रूट ये, और ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये अगर आपने यहाँ पे इक्वेशन देखी हो तो k1 k2 k3 इन तीनों को अपन ने अलग अलग से बनाया है, और ये तीनों बने k से ही है। तो k से किस तरह से बने, k स्क्वायर, ये जो पीछे अपन ने कल वाली क्लास में जो नोट डाउन तुम लोगों ने किया था उसमें देखना तुम्हें ये रिलेशन मिल जाएगा। तो k स्क्वायर अपने को मिलता है k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस k3 स्क्वायर से, ठीक है, ये यहीं से लिया हुआ है भाई, ठीक है। क्योंकि जो रिलेशन आया था, अगर तुम लोगों को याद है, रिलेशन कुछ इस तरह से आया था, 1 अपॉन x d2x ओवर dx स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y d2y ओवर dy स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z d2z ओवर dz स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2m अपॉन h कट स्क्वायर e, ये रिलेशन आया था, ठीक है। अब इस रिलेशन को, इसको अपन ने मान लिया माइनस के स्क्वायर, इस पूरे को अपन ने क्या मान लिया, के स्क्वायर, ये वाला टर्म के स्क्वायर हो गया, और फिर इस के स्क्वायर को हम, दिख रहा है क्या भैया, कट तो नहीं रहा नीचे, दिख ही नहीं रहा है क्या, इसको मान लिया था अपन ने के स्क्वायर, और इसी के स्क्वायर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उनमें से एक तो हो गया k1,
k1 हो गया तो वो इसके साथ लिख दिया अपन ने, माइनस का k1, माइनस का k1 इसके साथ आया तो ये इस तरह की इक्वेशन बन गई 1/x d2x ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का k1 स्क्वायर। अब क्या ये इक्वेशन ऐसे नहीं बन गई है? ये इक्वेशन तो बनी ऐसी। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन क्या होगी 1/y d2y ओवर dy स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k2 स्क्वायर, और ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई। और इसी तरह से थर्ड इक्वेशन, तो मतलब k1 और k2 और k3 में ये रिलेशन है k के साथ में, और सब हमें पता चल गया, k1 मिल गया, k2 मिल गया, k3 मिल गया, और k हमें पता ही है। तो अब इसमें जब वैल्यू अपन पुट करेंगे तो k1 का वैल्यू आएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर a स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर पाई स्क्वायर b स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर k पाई स्क्वायर c स्क्वायर एंड इक्वल्स टू ये हो गया 2m अपॉन h कट स्क्वायर इनटू e। हमें किस चीज में इंटरेस्ट है? हमें e में इंटरेस्ट है, तो हम e निकाल लेते हैं। तो फाइनली हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यूज e जो है वो क्या हो जाएगी, देखो ये तो ऐसा कैसा रहेगा, इसमें से पाई स्क्वायर कॉमन ले लो सिर्फ, तो n1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया। और इसमें एक पाई स्क्वायर है तो ये पाई स्क्वायर, ये h कट स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो h कट स्क्वायर अपॉन 2m नीचे आ जाएगा तो 2m। ये है एनर्जी आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब इससे मैं एक कह रहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट आता है, तो वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है देख लो एक बार, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो अब एक स्पेशल केस लेते हैं पहले तो। स्पेशल केस में अपन कोई क्यूब वाला सिचुएशन ले लेते हैं कि तीनों डायमेंशन सेम हो, लेट्स सपोज a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c का केस ले लेते हैं। तो उस कंडीशन में देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर, ये हो गया। और a b c तीनों बराबर a के बराबर है तो मैं इसको a ही लिख देता हूं, तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा अपने पास, तो ये बचेगा पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2m a स्क्वायर। तो ये अपने पास एनर्जी आइगन वैल्यू हो गया इस कंडीशन में। इसको मैं इन शॉर्ट n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर भी कह सकता हूँ, वेयर n स्क्वायर इज इक्वल टू n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। क्लियर है भाई इतनी चीज? अब यहाँ पे एक टर्म आता है, देखो जब अपन एनर्जी आइगन वैल्यूज पिछली बार निकाले थे फॉर्मूला तो यही आया था, वन डायमेंशनल में फॉर्मूला यही था भाई, n इज इक्वल टू 1 रखा तो जीरो स्टेट एनर्जी आ गई, n इज इक्वल टू 1 रखा तो फिर उससे अगला स्टेट, फिर अगला स्टेट, तो इस तरह से एनर्जी लेवल्स हमारे पास आ गए थे कि पहला एनर्जी लेवल यहाँ पे है E नॉट है, फिर उसमें 1 लिखा था, 1 लिख के फिर आगे 1 के बाद क्या लिया था भाई, 1 के बाद ऑब्वियसली 2 ही लिया था, तो 4 E नॉट एंड देन 9 E नॉट, और इस तरह से एनर्जी लेवल्स आ गए थे। लेकिन यहाँ n सिंगल n नहीं है, यहाँ पे n जो है वो n1 n2 n3 से मिलके बना हुआ है, तो इस वजह से जो भी आप n लोगे उस n में कुछ कंडीशंस होगी, और वो कंडीशंस जो है वो एक नई स्टेट को क्रिएट करते हैं, और उस स्टेट को अपन उस सिचुएशन को अपन कहते हैं डीजेनरेसी। अपभ्रष्टता, ठीक है, ये अपन ने क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जब एमबी स्टैटिस्टिक्स करी थी तब ये वर्ड आया था, एमबी स्टैटिस्टिक्स में ये वर्ड आया था अपभ्रष्टता। तो यहाँ पे देखो इसका मीनिंग
और ज्यादा क्लियर होगा अपने लिए। देखो डीजनरेसी क्या होती है, अभी जब अपन इसको स्टार्ट करेंगे इसमें सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन अपन ले सकते, देखो अब इसमें से सीधा n नहीं ले सकते, n के साथ n1 n2 n3 तीनों आएंगे, तो इनका कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो अपने को पता है लास्ट स्टेज में अपन ने एक कंडीशन ऐसी देखी थी कि जो n के n1 या n2 n3 जो भी आप यहाँ पे ले रहे हो, n1 n2 n3 कोई भी ले रहे हो, उसमें जीरो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जीरो लोगे तो उस डिमेंशन में वो पार्टिकल है ही नहीं, और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी डिमेंशन से पार्टिकल गायब हो जाए। तो सबसे लोवेस्ट सिचुएशन जो हो सकती है वो हो सकती है कि आप n1 n2 n3 के ये वैल्यूज लें, n1 का 1, n2 का 1, n3 का 1, ये आपका सबसे पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है जो आप यहाँ पे रखें। और ये जब रखोगे तब आपके पास ई नोट आएगा, इस कॉम्बिनेशन से आपके पास ई नोट आएगा, और ई नोट का वैल्यू देखो क्या होगा, यहाँ पे 1 1 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3, तो 3 n स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। इस टर्म को मैं ई नोट लिख लेता हूँ, इसको e1 ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू ई नोट। तो ये पहला कंडीशन हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसमें दूसरा सिचुएशन क्रिएट करना चाहेंगे, तो मतलब इस वैल्यू, इसका सबसे इसके जस्ट बाद वाला वैल्यू, तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, देखो 1 2 या फिर 2 1 1, कोई सा भी ले लो, चाहे 2 1 1, क्योंकि इससे जस्ट ऊपर जाओगे तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, किसी एक को 2 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस कंडीशन में पहले मैं E2 जनरेट करता हूं, तो ये होगा 4 + 1 कितना हो गया 5 और 6, तो ये हो गया 6 and E नोट। लेकिन ये 6 E नोट जो है, ये एनर्जी सिर्फ इस स्टेट की नहीं होगी, ये क्या दिखा रहे हैं, ये क्वांटम स्टेट दिखा रहे हैं, 1 1 1 क्वांटम स्टेट, 2 1 1 क्वांटम स्टेट, लेकिन ये 6 E नोट इस सिंगल क्वांटम स्टेट की एनर्जी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 1 1 की जगह 1 2 1 भी लिख देता तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 6 ही रहना था। और अगर मैं इसकी जगह 1 1 2 भी कर दूं तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तीनों स्टेट जो है, ये तीनों क्वांटम स्टेट्स एक ही एनर्जी लेवल को शो करती है, और इसी चीज को कहते हैं अपन डीजनरेसी, कि जब हमारे पास क्वांटम स्टेट तो बदल रही है लेकिन उनका एनर्जी नहीं बदल रहा है। तो एनर्जी इस क्वांटम स्टेट में, इस क्वांटम स्टेट में, इस क्वांटम स्टेट में सेम है, और इस कारण से ये डीजनरेटेड क्वांटम स्टेट्स कहलाते हैं। ये जो है डीजनरेटेड क्वांटम स्टेट कहलाता है। और इनकी ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी क्या होती है, ये ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी कितने इसमें क्वांटम स्टेट्स बन रहे हैं जो डीजनरेटेड है, तो वो इसकी ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी होगी, तो वो कितनी है 3 है अपने पास। तो सेम एनर्जी के 3 लेवल्स हैं, ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी ये है, ठीक है। अब इससे आगे 2-3 एग्जांपल्स और कर लेते हैं अपन, आगे कितने कितने क्या क्या हो सकते हैं। और तो इससे आगे अपन क्या ले सकते हैं भाई, 1 को 2 किया था, 2 को 2 कर दो, 2 2 1, 2 2 1 हो सकता है, 1 2 2 हो सकता है, 2 1 2 हो सकता है। तो अगेन डीजनरेसी तो कितनी होगी 3, और एनर्जी का वैल्यू कितना हो गया E3 कर दूं क्या इसको, E2 ले लिया था E3, तो कितना हो जाएगा देखो 4 + 4 + 1 9, स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 हो गया, तो 9 E नोट, ये इसकी एनर्जी होगी। इसके आगे क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हैं भाई अपन, अब माइंड में ये आ रहा होगा कि अपन ने पहले 1 को 2 बनाया, फिर 2 को 2 बनाया, तो तीनों को 2 बना दो, तो वो भी बना के देख लेता है, तो तीनों को 2 बना लेता है, 2 2 2,
तो उस कंडीशन में अब कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, आगे पीछे एक जैसा ही है, तो इसकी डीजेनरेसी का लेवल कितना हो गया 1। जिस तरह से 1 1 1 का 1 था उसी तरह से इसका भी डीजेनरेसी का ऑर्डर जो है वो 1 है। और इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी वो मैं लिखूंगा E5, और E5 होगी 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी 12 E नॉट। अब यहाँ पे मैंने एक खांचा छोड़ दिया है, क्यों? क्योंकि इससे नीचे एक चीज पहले हो सकती थी, वो कॉम्बिनेशन भी देख लो। वो कॉम्बिनेशन है 3 1 1। कोई रूल नहीं है ऐसा कि 3 1 के 2 के बाद आपको वापस सबके सब 2 ही बनाना है या कुछ भी नहीं। बस रूल ये है कि ये 3 है तो आगे वाला 6 है, तो उससे आगे वाला 9 है तो उससे आगे वाला, मतलब असेंडिंग होने चाहिए, असेंडिंग होने चाहिए, धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए। अब अगर इसके बाद यहाँ पे 11 वाला आ जाए तो वो गलत है। तो मतलब इसका इसका देखो कॉम्बिनेशन करते हैं अपन, इसमें भी यही कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 1 3। तो डीजेनरेसी कितनी होगी इसकी 3, और इसकी एनर्जी कितनी होगी E4, और 3 यानी 9 +1 +1 11, तो 11 E नॉट। तो 12 से कम है ना, इसलिए पहले लेनी पड़ेगी। अच्छा एक फाइनल कॉम्बिनेशन और ले लेते हैं। फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 and 3, 1 2 3। पहले इसका एनर्जी देखते हैं, डीजेनरेसी कितनी होती है वो पता जाता है। तो ये होगा E6, E6 अपने पास होगा 9 + 4 13 and 1 14, तो 14 E4 14 E नॉट। अब इसके कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं देखो, अभी तक जितने भी देखे हैं उसमें हमने 2 एलिमेंट ही लिए हैं ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ भी 2 एलिमेंट थे, यहाँ भी 2 एलिमेंट थे, यहाँ एक ही था, यहाँ एक ही था, यहाँ 2 थे। तो 2 एलिमेंट्स के साथ इस तरह से कॉम्बिनेशन। अब ये 3 एलिमेंट हो गए, तो 3 एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन कैसे हो सकते हैं देखो। 1 को लिख दिया मैंने 3 2, फिर मैं इसमें 2 को आगे ले आऊं तो मैं लिख सकता हूँ 1 3, और 2 को आगे ले आऊं तो इसको लिख सकता हूँ 3 1, फिर मैं इसमें 3 को आगे ले आऊं तो लिख सकता हूँ 1 2, और 3 को आगे ले आऊं तो लिख सकता हूँ 2 1। ये कॉम्बिनेशन है टोटल। तो कितनी होगी डीजेनरेसी, 1 2 3 4 5 6 होगी। तो इसकी डीजेनरेसी लेवल कितना हो गया 6 हो गया। अभी अगर अपने को कोई कहे कि इनको आप शो कैसे करोगे, तो शो करने का भी तरीका अपने पास, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना तो उसमें तो इसमें एनर्जी लेवल्स कैसे शो करोगे। तो सबसे पहला एनर्जी लेवल है 3 E नॉट वाला, ये 0 पॉइंट एनर्जी है इसकी, इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ये, इस सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। फिर अपने को चलना है 6 E नॉट में, तो 3 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये 6 E नॉट, लेकिन 6 E नॉट में 3 एनर्जी लेवल्स है ये। तो ये हो गया 6 E नॉट, ठीक है। फिर आगे कहाँ चलना है अपने को 9 E नॉट में, तो 3 2 6 3 का है वापस 3 का ही गैप है, तो यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पे, तो ये अपने पास हो गया 9 E नॉट। एंड फिर 11 पे है तो थोड़ा सा पास नहीं रहेगा ये, तो ये हो गया 11 नोट। फिर 12 एकदम पास हो इसके, तो ये 12, तो ये 12 नोट, और फिर ये 14 वाला आप बना लेना, 14 12 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये 6 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास हो गया 14। तो इस तरह से एनर्जी लेवल्स होते हैं, स्प्लिटिंग होती है, और एक ही ऊर्जा के 2 3 4 जितने भी डिजनरेटेड एनर्जी स्टेट्स है वो होते हैं। तो इस तरह से ये सब मिला के हमारा जो पार्टिकल इन ए बॉक्स नाम से टॉपिक है वो खत्म होता है, पार्टिकल इन ए बॉक्स। तो पिछली 2 3 क्लासेस में जो चला है वो एक सिंगल टॉपिक है, पार्टिकल इन ए बॉक्स।
पहले 1 डायमेंशनल बॉक्स देखा था, फिर 3 डायमेंशनल बॉक्स देखा, और क्वांटम मैकेनिक्स की पहली प्रॉब्लम है जो आपने सोल्व की है। अब इसमें दूसरी प्रॉब्लम है, इसमें तो फिर भी कुछ लॉजिक्स थे, कुछ फैक्ट्स थे, उनको देख के अपन ने पूरा का पूरा किया। अगला वाला जो है वो अगर हम रियल लेवल पे करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें 3-4 क्लासेस चाहिएगी, तो उसको शॉर्ट में करेंगे, सिर्फ उसके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। बीच में कुछ मैथमेटिकल पार्ट आएगा, वो हमें स्किप करना पड़ेगा इस साल के लिए। अगले साल क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तुम लोग, तो उसमें आप क्योंकि उस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है उसके अंदर, तो वो इतनी डिफिकल्ट उस टाइम पे नहीं लगेगी। तो इस साल अपन उसको सिर्फ क्वालिटेटिव टर्म्स में पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं पढ़ेंगे। रिजल्ट देखेंगे, सिर्फ इनिशिएट कर देंगे, बीच वाला पूरा का पूरा स्किप कर देंगे और फिर उसका रिजल्ट देख लेंगे सीधा, ठीक है। और है वही रिजल्ट, वही है जो यहाँ आया था, ये एनर्जी क्वांटाइज होती है और सब कुछ वही चीज़। ग्राउंड स्टेट, जीरो स्टेट एनर्जी क्या है, 0 पॉइंट एनर्जी क्या है, तो ये वाला पूरा एक साथ कर लेना एक बार के लिए, और फिर अपन अगली क्लास में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर करेंगे।